हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जो क्लास है इसका वो इंट्रोडक्शन सेक्शन और कुछ 4-5 क्लास तक यू नो ये इंटरमीडिएट लेवल का रहेगा। दैट मीन्स +2 साइंस के लिए, सीबीएसई सीएचएसई और आईसीएसई के लिए। और इसके बाद जो सारे क्लास आएंगे वो थोड़ा डीप हो जाएगा। ये 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए होगा। ठीक है, तो कुछ हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए हम पहले जाएंगे सिंपल सॉल्ट क्या है, और फिर डबल सॉल्ट क्या है, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है। इसका एग्जाम्पल लेंगे और समझने लगेंगे। ठीक है, तो पहले लेते हैं सिंपल सॉल्ट। ठीक है, क्या है ये सिंपल सॉल्ट? अगर हम सॉल्ट के बारे में बोलते हैं तो इसको हम 3 क्लास में कैटेगराइज कर पाएंगे। सिंपल सॉल्ट, फिर एक आता है डबल सॉल्ट, और जो हमारे लिए इस क्लास का इम्पोर्टेंट है वो है complex salt. What's the difference between all these 3 terms? Complex salt. ठीक है, फिर सिंपल सॉल्ट का एग्जाम्पल मैं ले जाता हूं और इसका देखेंगे। अगर पानी में डालते हैं सोडियम क्लोराइड को तो ये आयोनाइज ऐसे करता है Na++Cl-। जो सॉलिड स्टेट में NaCl करके था, आयंस म्यूचुअली अट्रैक्ट करके रहते थे। अगर पानी में डाला जाता है तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, Na+ एंड Cl- देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, अगर कोई सिंपल सॉल्ट को पानी में डाला जाए तो इसका आइडेंटिटी वो लूज करता है। आइडेंटिटी यानी जो NaCl पास में थे उनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो था, अब aqueous सॉल्यूशन में ये आयंस में बट गया और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। तो सिंपल सॉल्ट में क्या होता है, एक टाइप का काटायन Na+ और एक टाइप का आनायन हमको मिलता है। ये है हमारे लिए सिंपल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में होता है, हम एग्जांपल ले लेंगे पोटास आलम। क्या लेंगे? पोटास आलम। पोटास आलम का फॉर्मूला होता है पोटासियम सल्फेट। ये एक डबल सॉल्ट, मतलब 2 सिंपल सॉल्ट इधर क्रिस्टलाइजेशन करके तैयार होता है। +2 लेवल में इसका प्रैक्टिकल भी है। K2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 होल 3, और इसके साथ क्या रहता है, 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। देखिए, अगर इसको हम पानी में डालते हैं तो ये पोटासियम का आयन भी देगा और इधर से एल्यूमिनियम का आयन भी हमको मिलेगा। कैसे हमको पता चलेगा कि सॉल्यूशन में पोटासियम है और फिर एल्यूमिनियम है? ऐसे चलेगा कि हम टेस्ट करेंगे। बेसिक रेडिकल्स का टेस्ट हमारे पास है, ये भी इंटरमीडिएट लेवल में प्रैक्टिकल में आता है, बीएससी में भी है। कैसे एक सॉल्यूशन में एक बेसिक रेडिकल्स को टेस्ट किया जाए, ग्रुप टेस्ट है। उस ग्रुप टेस्ट से हमको पता चल जाएगा कि कौन सा काटायन और आनायन है। ठीक है, सॉल्ट टेस्ट इसको बोलते हैं। तो K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O, जिसको हम पोटास आलम बोलते हैं, अगर पानी में डालते हैं तो हमको 2 प्रकार का काटायन अभी मिल रहा है। और ये भी इधर देखिए कि अगर पोटास आलम को हम पानी में डालते हैं तो ये भी इसका आइडेंटिटी लूज करता है, आयन में बट जाता है। इधर से भी मिलेगा सल्फेट आयन और इधर से भी मिलेगा सल्फेट आयन। ठीक है, कुल मिला के 4 सल्फेट आयन मिलेंगे। इधर से 3 सल्फेट आयन और K2SO4 से 1 सल्फेट आयन, 4 सल्फेट आयन। इधर से 2 एल्यूमिनियम आयन हमको मिलेगा और 2 पोटासियम हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये है डबल सॉल्ट के बारे में बात। और हम बोलेंगे सिंपल सॉल्ट और डबल सॉल्ट बोथ पानी में डालने से अपना आइडेंटिटी लूज करते हैं। लेकिन हम एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मैं बोलूंगा पोटासियम फेरोसियानाइड,
CN6 हेक्सासियानिडोफेरेट 2, पोटासियम हेक्सासियानिडोफेरेट 2। हम देखेंगे कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेमिंग होता है, IUPAC नेमिंग होता है, बहुत इजी है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने से हो जाता है। पोटासियम हेक्सासियानिडोफेरेट 2, और हम जिसको बोलते हैं कॉमन नेम से पोटासियम फेरोसियानाइड। तो ऐसे सल्ट को अगर हम पानी में डालते हैं तो ये हर एक आयन जो दिख रहा है कि पोटासियम इधर है, आयरन इधर है, फिर सियानाइड भी है, हमको ऐसा नहीं मिलेगा कि हम देखेंगे K से मिलेगा K प्लस, और आयरन से मिलेगा Fe2 प्लस, और सियानाइड से मिलेगा Cn माइनस, ऐसे नहीं मिलेगा। इधर ये आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, बस हाँ पोटासियम मिलेगा। ट्रूली हमको क्या मिलता है, जो ये जो ब्रैकेट हम लिखते हैं इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हम आगे जाके इसको डिस्कशन करेंगे। जो पोटासियम है वो 4 पोटासियम आयन हमको जरूर मिलेगा, लेकिन ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक ही आयन करके हमको मिलेगा FeCN6। जैसे कि 4 पोटासियम 4K प्लस दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज होगा 4 माइनस फेरोसियानाइड। एक अदर आयन आयरन का, आयरन सियानाइड का है फेरिसियानाइड, जिसका चार्ज होता है FeCN6 3 माइनस, उधर होगा K3 FeCN6, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं K4 FeCN6, राइट। तो अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पानी में डाला जाए तो कभी कभी तो कोई भी आयन्स नहीं मिलता है। इधर जो एग्जांपल हम लिए हैं, हमको 2 प्रकार का आयन मिलता है, एक है पोटासियम आयन, एक है फेरोसियानाइड आयन। जो फेरोसियानाइड आयन है पानी में, वो इसका इसका स्टेटस क्या है, क्यों हमको आयरन एंड सियानाइड का अलग अलग आयन नहीं मिलता है, जबकि हमको इधर मिल गया पोटास आलम से पोटास एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। सो इसीलिए देखते हैं कि क्यों ये जो FeCN6 4 फेरोसियानाइड है, वो फेरोसियानाइड में आयरन और सियानाइड का टेस्ट हमको क्यों नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फिर एक पेज ले लेते हैं। देखिए क्या होता है, ये जो हम लिखते हैं FeCN6 फेरोसियानाइड आयन, जो मैं बोल चुका हूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ये ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्यों ये ऐसे नाम है कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब ये है जो ये 6 सियानाइड आयंस है, ये सियानाइड आयंस को हम बोलते हैं लिगांड्स। क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसको बोलते हैं लिगांड्स। और फिर ये जो आयरन है इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम, और इधर बोल सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम, राइट। तो फिर क्या होता है कि जो आयरन एटम है, ये आयरन एटम को चारों ओर 6 डायरेक्शन से 6 सियानाइड आयन आके कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लेते हैं। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से है। जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सब बहुत सारे थ्योरीज है, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है ना, लिगैंड फील्ड थ्योरी LFT, ऐसे कई सारे थ्योरीज हैं, ठीक है। उनमें से हम +2 लेवल में बस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ही डिस्कशन करेंगे और डीप जाएंगे BSc लेवल के लिए, ठीक है। तो इसलिए चलिए देखते हैं कि कैसे 6 सियानाइड आयन आयरन को 6 डायरेक्शन से कोऑर्डिनेट करते हैं। वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, इसको तो हमको आइडिया है क्लास 11 से, फिर भी हम आइडिया लेंगे। ये जो एरो मार्क हम दे रहे हैं सियानाइड के ओर से, सेंट्रल एटम कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, या फिर सियानाइड आयन कैसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे ये जो तैयार होता है, ये बॉन्ड्स कैसे तैयार होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, हम थोड़ा आइडिया ले लेंगे, ठीक है। तो साइज बढ़ा देंगे थोड़ा। तो ये जो हम एग्जांपल ले लेंगे अमोनियम आयन का, किसका,
अमोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। ठीक है, कैसे ये फॉर्म होता है? जैसे कि हमको पता है अमोनिया है NH3 और अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। ये क्या करेगा, NH3 जब H+ के साथ बॉन्ड करने के लिए चाहता है, क्योंकि अमोनिया एक बेस है, ब्रोंस्टेड बेस है, ये H+ को रिसीव कर पाएगा, इसलिए कैसे ये बॉन्ड करता है? हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, लेकिन जब H+ लिखते हैं, इसका मतलब ये जो 1s ऑर्बिटल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है ये लॉस हो गया है, तो H+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s0, यानी 1s ऑर्बिटल अभी वैकेंट हो गया, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है ना? तो H+ में 1s वैकेंट ऑर्बिटल है, उस वैकेंट ऑर्बिटल को अमोनिया का नाइट्रोजन के ऊपर जो तुम्हारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है किसको? वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन को। क्योंकि एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, और बॉन्ड बनने के लिए जैसे कि हम बोलते हैं कोवालेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? अगर हम कोवालेंट बॉन्ड के बारे में बोल रहे हैं, 2 एटम का 2 ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है। जैसे कि हम हाइड्रोजन के बात बोलेंगे, एक हाइड्रोजन का 1s1 और अदर हाइड्रोजन का 1s1 इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन है, उधर एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है, इसको हम बोल रहे थे कोवालेंट बॉन्ड। 2 हाइड्रोजन एटम अलग अलग करके एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवालेंट बॉन्ड बन रहा था। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में थोड़ा डिफरेंट है, इधर हर एक एटम समान इलेक्ट्रॉन डोनेट या शेयर नहीं करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन में इधर है, नाइट्रोजन में इधर एक p ऑर्बिटल्स है या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जैसे कि हमको पता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है किसका? नाइट्रोजन का। पूरा स्ट्रक्चर में नहीं करता हूं, मैं दिखाता हूं। अमोनिया का नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक ऑर्बिटल में ऐसे हैं। ठीक है, जैसे कि बॉन्ड के मतलब ऑर्बिटल ओवरलैप होना है, इसको हमको ये बात हमको पता है। तो ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ किसका? नाइट्रोजन एटम का, ये हाइड्रोजन एटम का वैकेंट ऑर्बिटल जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसके ऊपर ओवरलैप करता है। इधर भी कोवालेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का नीड हो रहा था, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इधर एक एटम के पास पूरा इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल रहता है। जिसके पास ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन देगा जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, यानी वैकेंट हो। ठीक है, तो नाइट्रोजन को हम बोलते हैं डोनर एटम, नाइट्रोजन को हम बोलते हैं डोनर, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डोनर एटम। और हाइड्रोजन जो H+ है, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर, क्योंकि इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है वो बनेगा एक्सेप्टर, जिसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बनेंगे डोनर एटम्स। ठीक है, जो डोनर एटम है इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल जो एक्सेप्टर है उसके पास चला जाएगा, और ऑर्बिटल ओवरलैप होगा, एक फील्ड एंड एक वैकेंट ऑर्बिटल का, और एक बॉन्ड तैयार होगा। उस टाइप का बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना? तो कोवालेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डिफरेंस ये होता है। और अब हम देखेंगे कि कैसे ये जो आयरन है, ये आयरन का वैकेंट ऑर्बिटल को कैसे 6 सियानाइड आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड करते हैं। ठीक है, एक पेज और ले लेंगे। किसका दिखाना है हमको? FeCN6 4-। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। X+6 इंटू सियानाइड का -1 है, एक आयरन का चार्ज और 6 सियानाइड आयन का चार्ज मिलके होता है टोटल चार्ज, ये है 4-। तो x कितना आ रहा है? x = +2, यानी आयरन एटम न्यूट्रल स्टेट में जितने इलेक्ट्रॉन है उससे
2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है। आयरन अगर न्यूट्रल स्टेट में हो तो इसको हम लिखेंगे आर्गन 18 3d देन 4s, जैसे कि हम लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिख लेंगे पहले 3d 4s, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे देंगे 18, ये हो गया 2 20, और रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू लास्ट गो टू 3d मीन्स 3d6 4s2। ये जो हम बोल रहे हैं आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, इसका मतलब है ये जो दैट मीन्स वैलेंस शेल में है ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है। तो अभी Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होता है। आर्गन 18 3d6 4s0 मीन्स ये वैकेंट हो गया। तो पहले ये जो वैकेंट हो गया, ये वैकेंट ऑर्बिटल जिसके पास है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर। इसीलिए जो एटम आयरन को हम सेंट्रल एटम करके बोल रहे थे ये बन जाएंगे, और ये बन जाएगा सेंट्रल एटम, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी हम क्या करते हैं कि देखेंगे, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक झलक इधर भी ले पाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि आयरन का वैलेंस शेल में इधर कौन सा है, इधर है 3d, और डी सब शेल में 5 हैं ऑर्बिटल होता है, हमको पता है। कैसे, हर एक 3d6 हम बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5, और फर्स्ट ऑर्बिटल में पेयर है 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके है। ये बन गया 3d, और ये है 4s, और 3d में फुल है, दैट मीन्स फुल नॉट फुल फिल्ड, बट ऑल द ऑर्बिटल्स आर एट लीस्ट ऑक्युपाइड बाय 2 और 1 इलेक्ट्रॉन्स। 4s इज वैकेंट, और इसके बाद आता है 4p, ठीक है ना। तो कैसे बॉन्ड होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो पॉइंट्स है, जो पोस्टुलेट्स है, इधर भी पढ़ लेना जो भी पॉइंट्स है। तो कैसे कैसे क्या होता है क्या नहीं, हम डायरेक्टली समझेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम क्या डिस्कशन करने चले हैं अभी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना। तो अभी हम एफिशिएंट होल 6 जो है लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या नहीं, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, इस सब कुछ हम डिस्कशन करेंगे। कैसे बॉन्ड तैयार हो रहा है, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अभी जो पोस्टुलेट में है, एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है क्या, कि जो सेंट्रल एटम है ये क्या करेगा, जितने लिगेंड्स आ रहे हैं, कितने लिगेंड्स आ रहे हैं, मैं बोल रहा था कि अगर सेंट्रल एटम के चारों ओर जितने सराउंडिंग ग्रुप्स रहते हैं उसको बोलते हैं लिगेंड्स। यानी आयरन के चारों ओर 6 सियानाइड आयन है तो बोलते हैं 6 लिगेंड्स आर देयर। तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसका एक मेन पोस्टुलेट क्या है कि सेंट्रल एटम जो है वो क्या करेगा, कितने लिगेंड्स आ रहे हैं उसके हिसाब से अभी वो वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करेगा। मतलब इधर 6 सियानाइड आयन्स आ रहे हैं, इसका मतलब आयरन को क्या करना होगा, 6 वैकेंट ऑर्बिटल इसको किसी भी हिसाब से रेडी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्या करता है सियानाइड। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात भी है जो मैं इधर कहना चाहूंगा, क्योंकि जो लिगेंड्स आ रहे हैं, लिगेंड्स भी बहुत टाइप के होते हैं। हम डिटेल्स पढ़ेंगे कौन सा लिगेंड कैसे क्या है। जैसे कि लिगेंड्स का टाइप, मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, कितने नंबर का डोनर एटम्स है उसके हिसाब से भी हम क्लासिफाई कर पाएंगे। इसका चार्ज को लेके भी हम क्लासिफाई कर पाएंगे। इधर जो 2 इंपॉर्टेंट बात डिस्कशन करना है वो है, बिफोर वी गोइंग टू द स्ट्रक्चर, ये जो लिगेंड्स आ रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से लिगेंड्स को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। लिगेंड्स को 2 प्रकार, एक है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, फिर और एक है वीक लिगेंड। एक है स्ट्रॉन्ग और दूसरा है वीक।
वीक लिगैंड। क्या है स्ट्रॉन्ग लिगैंड? स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करता है, इसका रिपल्सन पावर इतने ज्यादा होता है कि अगर सेंट्रल एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो इसका मतलब क्या है, या स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स क्या है कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स का रिपल्सन पावर ज्यादा होने से ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है और वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कर देता है। जैसे कि हम इधर बोल रहे हैं सियानाइड है एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ठीक है ना। कैसे हमको पता चलेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को देख के ऑलरेडी एक ऑर्डर हमारे पास है, वो ऑर्डर से हमको पता चल जाएगा कि कौन सा है स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन। हम लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ increasing strength of, order of increasing strength of ligands, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि ऑर्डर है क्या है। हम शुरू करते हैं आयोडाइड से, इसका स्ट्रेंथ दैट मीन्स ये वीकेस्ट है सबसे। फिर आता है ब्रोमाइड, सल्फाइड, Cl माइनस, F माइनस, ठीक है, डाइक्रोमेट आयन, सॉरी क्रोमेट आयन। फिर आता है वाटर, अमोनिया। ये अमोनिया है, ये जो अमोनिया है ये मिडिल में रहता है। इधर से राइट के ओर अमोनिया से जितने लिगैंड्स स्ट्रॉन्ग हैं वो सब स्ट्रॉन्ग लिगैंड करके हम कंसीडर करेंगे। अमोनिया, इथाइलिन डायमीन, ओके, देन इथाइलिन डायमीन को हम EN करके लिखते हैं, NO2 माइनस, ठीक है। फिर CN माइनस, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनिल, ठीक है। ये है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड्स। तो हम ले रहे हैं सियानाइड आयन। हमारा जो डिस्कशन चल रहा है फेरोसियानाइड, ये सियानाइड है, ये भी अमोनिया के बाद आता है, तो इसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड करके कंसिडर करेंगे। और स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करता है, रिपेल करके इलेक्ट्रॉन को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर लेता है। कैसे, तो Fe2+ का क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d6 4s0, ठीक है ना। तो फिर 3d6 का हम ऐसे शो करेंगे, 5 ऑर्बिटल होता है डी सबसेल में। तो इधर 1 2 3 4 6 कैसे रहेंगे, इधर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3d6। और जो 4s है ये 4s वैकेंट है, ये है 3d, फिर आता है 3 क्या 4p, ये भी वैकेंट है। लेकिन जैसे कि मैं बोल चुका हूँ कि अगर सेंट्रल एटम का काम ये होता है कि जितने लिगैंड्स आ रहे हैं बॉन्ड करने के लिए उतना ही वो वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करेगा। तो सियानाइड जैसे कि हम बोल रहे हैं, सियानाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करता है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड पेयर ऑफ कर लेते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, पेयर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये बन गया 4s का वैकेंट, ये फिर है 3 1 4। लेकिन चाहिए कितने, क्योंकि हम किसका स्ट्रक्चर कर रहे हैं, FeCN होल 6 4- का, 6 वैकेंट ऑर्बिटल, 6 सियानाइड आयन, 6 लिगैंड है, 6 लिगैंड, हेंस 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। जनरली लिगैंड के हिसाब से वैकेंट ऑर्बिटल नहीं,
कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से, क्योंकि सियानाइड एक मोनोडेंटेट लिगैंड है। मोनोडेंटेट लिगैंड का मतलब है एक सियानाइड आयन एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, इसलिए 6 सियानाइड आयन 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, इसीलिए 6 वैकेंट ऑर्बिटल का जरूरत है। अगर ऐसे भी होता Fe ऐसे होता तो कुछ चार्ज इधर होता, ठीक है। तो फिर एक इथाइलिन डाइयामीन, जैसे कि तुम्हारा सियानाइड एक मोनोडेंटेड लिगैंड है, इथाइलिन डाइयामीन है बाइडेंटेड लिगैंड। इसको भी हम अलग से डिस्कशन करेंगे। इथाइलिन डाइयामीन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे CH2NH2, 2 नाइट्रोजन आटम है, उधर सियानाइड का 1 नाइट्रोजन आटम है, इधर 2 नाइट्रोजन आटम है, तो इसलिए इसका 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 नाइट्रोजन के पास है, जिसको यूज करके वो सेंट्रल आटम को 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ सकता है, ठीक है ना। इसीलिए इसका डेंसिटी है 2, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी हम देखेंगे, अगर 3 इथाइलिन डाइयामीन इधर है तो इसका मतलब ये आयरन को 6 वैकेंट ऑर्बिटल का जरूरत है, क्योंकि ईच इथाइलिन डाइयामीन विल नीड 2 वैकेंट ऑर्बिटल्स। सो 3 इथाइलिन डाइयामीन विल नीड 6 वैकेंट ऑर्बिटल। एनीवे, हम तो अभी सियानाइड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जो कि मोनोडेंटेड लिगैंड है। अभी हम क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, सियानाइड आने से ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इधर अनपेयर्ड है, ये जो अनपेयर्ड है ये पेयर अप हो जाएंगे। कैसे पेयर अप हो जाएंगे कि वो अनपेयर्ड आ जाएंगे हैं और पेयर हो जाएंगे। एक तो पेयर ही था, और जो 2 3 4 इधर एक पेयर फिर इधर एक पेयर, ठीक है ना, ये दोनों वैकेंट बन गए। 3D का 2 वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। फिर 4s तो एक वैकेंट ही था, और 3p को मिला के, ठीक है ना, कौन सा ऑर्बिटल मिल रहे हैं, 2d, एक s, फिर 3p, इसलिए इसको बोलते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होने का जरूरत इसीलिए है कि अगर वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे तो हर एक ऑर्बिटल का एनर्जी इक्विवेलेंट नहीं होगा। इसीलिए लिगैंड्स अपने इलेक्ट्रॉन देने से पहले जो जितने वैकेंट ऑर्बिटल का जरूरत है मेटल वो तैयार करता है, वो प्रोवाइड करता है। बॉन्ड होने से पहले वो जितना वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए उतना वैकेंट ऑर्बिटल को लेके एक हाइब्रिडाइजेशन करता है। तो इधर 2d, एक s, 3p, हेंस द हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। जैसे कि हमको पता है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर क्या आता है, ऑक्टाहेड्रल। क्या आता है, ऑक्टाहेड्रल। तो एक बार जो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया, ईच D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन को, जैसे कि हम देख रहे हैं ईच D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन वैकेंट है। 6 वैकेंट ऑर्बिटल को कैसे डोनेट करेंगे, या ये है 3d का, ये है 4s का, फिर आता है 4p का, ये है 1 2 3 4। सो इधर पेयर है, इधर पेयर है, इधर पेयर है, 2 वैकेंट। तो इधर आएगा एक सियानाइड आयन, खुद का इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर एक सियानाइड आयन, ये भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, इधर भी एक सियानाइड आयन वैकेंट ऑर्बिटल को दे देगा। ऐसे करके 6 वैकेंट ऑर्बिटल 3 एक्सिस में आएंगे। 3 एक्सिस मतलब ऐसे, ये है 3 एक्सिस, ठीक है। इधर है तुम्हारा मेटल आटम है, बीच में सेंट्रल मेटल आटम, ये चारों ओर हर एक एक्सिस से 2 करके लिगैंड आएंगे। Cn माइनस, इधर भी एक Cn माइनस, Cn माइनस, ठीक है। ये सब आ जाएंगे 6 डायरेक्शन से, और Cn माइनस, और मेटल आटम के साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे। मेटल आटम का ऐसे जो 6 वैकेंट ऑर्बिटल है उसको वो डोनेट करेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। इधर भी चार्ज आ गया था Cn माइनस, Cn माइनस, ठीक है। तो इसलिए ये बन गया FeCN
होल 6 4 माइनस, ठीक है ना। फिर क्या आता है, तो स्ट्रक्चर बन गया ऑक्टाहेड्रल, स्ट्रक्चर बन गया ऑक्टाहेड्रल। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो पहले ये सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, और सियानाइड भी जो आए वो भी दो दो करके इलेक्ट्रॉन, पेयर इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल को दे रहे हैं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसीलिए नेचर ऑफ द सब्सटेंस मींस एफिशिएंट होल 6 का नेचर क्या आएगा, डायामैग्नेटिक। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो इसको हम बोलते क्या, पारामैग्नेटिक। ऐसे 3-4 एग्जाम्पल और ले लेंगे। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या है, जिधर 6 लिगेंड्स आ रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करने के लिए। अगर हम 4 लिगेंड का बात बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, जिसमें 4 लिगेंड का जरूरत है। 6 लिगेंड आएगा तो हमको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, या फिर 6 लिगेंड, वो बन गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर 4 लिगेंड आते हैं मेटल के पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड करने के लिए, तो 2 पॉसिबिलिटी आता है, फिर एक है टेट्राहेड्रल, फिर एक है स्क्वायर प्लानर। सो कुछ एक दो और एग्जांपल ले लेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं इधर बोलना चाहता हूं कि हम देखेंगे अभी, जो ये था 3D, लेकिन ये था 4s, ये था 4p। वैलेंस सेल कितना है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 4, 4p, इससे पहले है 4s, इससे पहले है 3d, यानी n-1d। जो वैलेंस सेल था, वैलेंस सेल का पहले जो आता है, इसका d सबसेल मींस n-1d सबसेल, इसलिए इसको बोलते हैं, ये एफिशिएंट होल 6 को हम बोल सकते हैं इनर डी कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है, इसमें इनर डी यूज हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड करने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं इनर डी। तो आउटर डी कब बोलेंगे, अगर 4s 4p 4d यूज होता तो इनर डी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो इसलिए एफिशिएंट होल 6 को हम बोलते हैं इनर डी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इनर डी कॉम्प्लेक्स। ओके, फिर चलते हैं और एक एग्जांपल के और, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल 2, वो भी वही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इधर क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मींस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6, ठीक है। फिर हम देखते हैं एफिशिएंट होल 6 3 माइनस, उधर 4 माइनस था, इधर 3 माइनस है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालेंगे, x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। तो मतलब x इज इक्वल टू बन गया, उधर था x इज इक्वल टू +4, इधर आ रहा है +3, यानी और एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3d, आर्गन 18 तो है, 3d5 4s0, ठीक है ना। वो था 3d6 4s0, लेकिन इधर Fe3+ है, और एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, तो रह जाएगा 3d5 4s0। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, 3d5 यानी ऐसे है, ये है 3d, 3d5 मतलब हर एक ऑर्बिटल में एक एक करके, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, फिर इधर एक, ये है 3d5। 4s तो वैकेंट ही है, 4p भी वैकेंट है। लेकिन अगर सियानाइड आयन आ रहा है, सियानाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर लेता है। ये जो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बाएं ओर आएंगे, और हर एक ऑर्बिटल में दो दो करके इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो केस विल बी लाइक दिस। इधर रह गया
2, इधर रह गया 2, 2 2 4 1 5, 3 ऑर्बिटल, फिर और 2 ऑर्बिटल ऐसे रह गया वैकेंट करके, ठीक है ना। फिर इधर भी 5 इलेक्ट्रॉन थे, इधर भी 5 है, लेकिन सियानाइड के वजह से ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होके रह गए हैं। इधर एक 4s वैकेंट है, फिर 4p 3 वैकेंट है। तो फिर ये क्या हाइब्रिडाइजेशन आता है, 2d 1s 3p 2d 1 2, फिर एक s, फिर 3p, इसीलिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर। तो दैट मीन स्ट्रक्चर रहेगा ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 डायरेक्शन से हैं, एक ऑक्टाहेड्रन का और एक वर्टिसेस से 6 सियानाइड ऐसे करके अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। इधर भी हर एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इधर भी, फिर इधर भी वैकेंट ऑर्बिटल डोनेट करेगा कौन, सियानाइड आयन। कितना सियानाइड, 6 सियानाइड आयन, एफिशिएंट होल 6 हम बोल रहे हैं। इधर भी सियानाइड आयन, इधर भी वही सियानाइड आयन, इधर भी वही सियानाइड आयन, ठीक उसी तरह इधर भी सियानाइड। 6 सियानाइड आयन ऐसे आएंगे और बॉन्ड कर लेंगे, जैसे पहले हम डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन डिफरेंस इधर यह है कि उधर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन इधर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। किधर, ये देखो, इधर 5 इलेक्ट्रॉन में 2 2 इलेक्ट्रॉन करके रह गए। पहले 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इसके साथ पेयर करेगा, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। तो एफिशिएंट होल 6 3 माइनस इज पैरामैग्नेटिक एंड एफिशिएंट होल 6 4 माइनस इज डायमैग्नेटिक। फिर एक एग्जांपल ले लेंगे, वो है एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 में है क्रोमियम NH3 होल 6, क्रोमियम NH3 होल 6। अगर हम क्रोमियम NH3 होल 6 के बारे में देखेंगे, इसका चार्ज है 3+। तो पहले क्या करेंगे, हमेशा जो कर रहे थे, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम कितना है देखेंगे, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन चला गया है ऑलरेडी और कैसे वैकेंट क्रिएट होगा। इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करके किसका स्ट्रक्चर निकालने से पहले वो जो कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम का, ठीक है, ये सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसको डिटरमिन करना है। तो एक क्रोमियम है जिसका निकालना है, इसको X, फिर 6 इंटू 0, क्योंकि अमोनिया एक न्यूट्रल लिगैंड है, इसका चार्ज कुछ नहीं रहता। X प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 3, यानी X इज इक्वल टू 3। फिर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है, क्रोमियम 24 इज इक्वल टू आर्गन 18 3d5 4s1। अगर 3d5 4s1 न्यूट्रल क्रोमियम में है, लेकिन इधर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, यानी क्रोमियम, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है उस इनमें क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, खुद का 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी वो लूज कर चुका है। इसीलिए अभी कैसे लिखेंगे क्रोमियम 3+ का, क्योंकि 4s से जाएगा 1 और 3d5 से जाएगा 2, तो रह जाएगा आर्गन 18 और 3d, सब सेल से अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो रह गया बाकी 3, 3d3 और 4s0। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये है 3d, 3 का कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ठीक है। फिर आता है 4s वैकेंट है और 4p। इधर अमोनिया
बॉर्डर लाइन बिहेवियर कर रहा है। इधर अमोनिया एक वीक लिगैंड करके यूज हुआ है। अगर ये वीक लिगैंड है तो ये जो ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको पेयर अप नहीं कर पाएगा। वही 3 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टेट में है वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होके रह जाएंगे। तो क्या कैसे हो जाएगा? वही 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, सो 1 2 3, फिर वैकेंट क्या है? इधर 2, 4s में 1 और 4p में 3। तो इसलिए ये 2d 1s और फिर 3p, तो ये बन जाएंगे क्या रे? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब इधर भी 3D यूज हो रहा है, मतलब इनर डी कॉम्प्लेक्स इसको हम बोल सकते हैं। 3D 4s4p, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनने से फिर जो अमोनिया लिगैंड है वो खुद का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जो वैकेंट ऑर्बिटल को देते चलेंगे और अमोनिया करके इधर भी करके अमोनिया आ जाएंगे और इसको हम बोलेंगे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इधर ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं ये भी सब्सटेंस क्या हो जाएगा? नेचर इसका पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इनमें इस कंपाउंड में ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जैसे कि हमको पता है अगर जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर डेवलप होगा। इसीलिए किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक कैरेक्टर को मैथमेटिकली डिटरमिन करने के लिए हमारे पास कैलकुलेशन है। मैग्नेटिक मोमेंट से हम कैलकुलेशन करते हैं, कंपेयर करते हैं। ये फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 √, ठीक है। तो ये n है ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम इधर क्रोमियम के लिए, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो n के पास अगर हम 3 सब्सटीट्यूट करेंगे 3 × 3+2 रोटोवर, इट विल गिव 3 पॉइंट समथिंग। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज रिटन एज 3 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटन। बोर मैग्नेटन क्या है? यूनिट ऑफ कौन? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, सो ये बन गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और फिर कुछ लेंगे जिसमें आउटर डी कॉम्प्लेक्स होगा। अब तक तो हम इनर डी कॉम्प्लेक्स देख रहे थे। इनर डी मतलब 3D यूज हो रहा था। तो अब देखेंगे आउटर डी कॉम्प्लेक्स। इनर डी कॉम्प्लेक्स देख रहे थे कि उसका कॉम्बिनेशन था 3D 4s4p, इसलिए बोल रहे थे इसको इनर डी कॉम्प्लेक्स। लेकिन इधर क्या कॉम्बिनेशन रहेगा? पहले आ जाएगा 4s, फिर 4p, देन 4d, इसीलिए ही इसको बोलते हैं आउटर डी कॉम्प्लेक्स। आउटसाइड में रहता है डी, इसीलिए इसको बोलते हैं 4s 4p 4d। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बात हम करेंगे तो जिसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जिधर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, आउटर डी कॉम्प्लेक्शन में ये जो 6 ऑर्बिटल यूज करके कौन सा आएगा हाइब्रिडाइजेशन? पहले आएगा s, फिर 3p और 2d। इसका मतलब ये है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ठीक है ना? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो एग्जाम्पल ले लेते हैं आउटर डी कॉम्प्लेक्स का। पहला आता है COF63-। एग्जाम्पल 1, ये है COF63-। ठीक है, इसका नेमिंग कैसे होता है हम आगे जाके दिखेंगे। और ये इन दिस कॉम्प्लेक्स पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिन करते हैं। x+6 × -1 इज इक्वल टू -3, सो x इज इक्वल टू +3। कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आर्गन 18
जैसे कि मैं बोला हूँ आर्गन 18 लिखने के बाद सीधा 3d और 4s खाली ऐसे लिख लो। 18 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इधर दे दो, 18 2 20 और रिमेनिंग ओनली 7 ओवर 3d सबसेल, राइट। सो लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन से लूज कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इसका मतलब न्यूट्रल कोबाल्ट एटम इस 4s के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको लूज करेगा, फिर ये जो 3d के ऊपर जो 7 इलेक्ट्रॉन है उससे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सो कोबाल्ट 3 प्लस आयन का क्या रहेगा? आर्गन 18 वैलेंशियल इसका होगा कितना? 3d6 4s0, फिर 4s0 एक तो वैकेंट हमको मिल गया। लेकिन जब मैं ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड्स में बोल रहा था, आयोडाइड, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये बहुत पहले आए थे। इसका मतलब उनका स्ट्रेंथ जो लिगैंड्स होता है, आयोडीन, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, बहुत स्ट्रेंथ कम है, इसको बोलते हैं वीक लिगैंड। इधर लिगैंड कौन है? सेंट्रल एटम है कोबाल्ट और लिगैंड कौन है? फ्लोराइड। ये फ्लोराइड है लिगैंड। कौन सा लिगैंड है ये? वीक लिगैंड। ये ऑर्डर से पता चलता है कि ये वीक लिगैंड है। वीक लिगैंड क्या नहीं कर पाता है? पेयरिंग नहीं कर पाता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होके ही रहेगा। फिर हम बोलेंगे कैसे? सो 3d6 कोबाल्ट 3 प्लस का कितना है? 1 2 3 4 5, ठीक है। सो कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे? 1 है, 2 3 4 5, ठीक है ना, फिर 6, ठीक है। ये पेयर हो गया। बस अभी 4s क्या है? वैकेंट है, और फिर 3p भी वैकेंट है। लेकिन 4s 4p के बाद और आता है 4d, 2 3 4 5। इधर हम बोल रहे हैं कि फ्लोराइड एक वीक लिगैंड है। इधर जो ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयर नहीं हो पाएगा। अगर सियानाइड के जैसे लिगैंड होता तो वो पेयर कर देते, लेकिन इधर फ्लोराइड होने से पेयरिंग नहीं होता है, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होके रह जाते हैं। इसीलिए 6 वैकेंट ऑर्बिटल पाने के लिए कोबाल्ट को ये आउटर डी यानी 4d का हेल्प लेना पड़ता है। ये है 4p, ये है 4s, सो हाइब्रिडाइजेशन बनता है sp3d2, एक s 3p 2d, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। वंस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो अभी 6 फ्लोराइड आटम ये वैकेंट ऑर्बिटल को अपना एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ये हम समझ चुके हैं, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया कोबाल्ट है का जो हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले रहे थे, फ्लोराइड का लिगैंड लेके वीक लिगैंड लेके। वीक लिगैंड लेने से जनरली हम दिखते हैं वीक लिगैंड पेयरिंग नहीं कर पाता है, इसीलिए आउटर डी का यूज होता है। जनरली वीक लिगैंड ही आउटर डी कॉम्प्लेक्स देते हैं, ठीक है। ये गया कोबाल्ट क्या, हाँ, कोबाल्ट का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फिर हम चलेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। ये गया हमारा ऑक्टाहेड्रल। अब चलेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, ठीक है, ओके। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो आएगा ही, और हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3, ठीक है। फिर हम चलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं निकेल कार्बोनिल। एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं निकेल कार्बोनिल NiCO4। जैसे कि मैं बोल रहा था कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे हैं जो कभी भी कुछ भी आयन नहीं देते हैं,
जैसे कि हम बोल रहे थे पोटासियम फेरोसियानाइड, तो पोटासियम आयन हमको मिल रहा था, फेरोसियानाइड आयन हमको मिल रहा था, लेकिन ये जो निकेल कार्बोनिल है ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये आयन नहीं देता। ठीक है, तो हम देखेंगे कि निकेल कार्बोनिल में कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगैंड है, इसका मतलब निकेल का चार्ज भी जीरो आएगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही जीरो आएगा, क्योंकि पूरा ये जो निकेल कार्बोनिल है इसका पूरा चार्ज जीरो है। चार्ज लिगैंड का अगर चार्ज जीरो तो निकेल का चार्ज भी जीरो होना चाहिए, तो निकेल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है। ठीक है, तो निकेल का एटॉमिक नंबर है 28, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आर्गन 18 3d8 4s2। ठीक है, फिर अगर हम इसको लिखेंगे ऐसे, क्योंकि इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, फिर इसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह है। ठीक है, 1 2 3 4, सो ये बन गया है 8, मतलब ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन इट्स ग्राउंड स्टेट बिफोर द बॉन्ड फॉर्मेशन है। कोबाल्ट कार्बोनिल आके निकेल से बर्न करने से पहले इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे और 4s में ठीक उसी तरह 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, और इधर p ऑर्बिटल भी वैकेंट है, 4s2 4p 0, 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, 1 2। ठीक है, फिर लेकिन हमको पता है कि कार्बोनिल वेरी स्ट्रॉन्ग लिगांड, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगांड है। स्ट्रॉन्ग लिगांड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देगा। किधर पेयर करेगा, इधर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये जो 4s के ऊपर जो पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये 4s के ऊपर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक एक करके ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d में है एक एक करके रह जाएंगे और ये वैकेंट बन जाएगा, 4s वैकेंट बन जाएगा। कैसे, क्यों वैकेंट बन जाएगा, क्योंकि कार्बोनिल आ रहा है। कार्बोनिल इज ए स्ट्रॉन्ग लिगांड, ये पेयर अप कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होके थे 3 ऑर्बिटल में, ये तो है ही, लेकिन जो लास्ट 2 ऑर्बिटल में अनपेयर्ड होके थे, अभी इलेक्ट्रॉन्स आने से ये भी पेयर्ड अप हो गए, इसलिए ये पूरा का पूरा जो 3d सबसेल है ये तुम्हारा पेयर अप हो जाएगा। ठीक है, फिर 4s का जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर 3d को आ गया तो 4s वैकेंट बन गया। तो इसीलिए अभी जो 4 वैकेंट ऑर्बिटल का नीड हो रहा था अभी मिल गया। कैसे, 4p तो 3 वैकेंट था ही पहले से, अभी 4s भी वैकेंट बन गया। फिर हमको हाइब्रिडाइजेशन मिल गया sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसके बाद क्या है, हमको पता है क्या करना है, लिगैंड आएंगे, ये जो कार्बोनिल और 4 कार्बोनिल एक ऐसे आएंगे और अपना एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वैकेंट ऑर्बिटल को एक एक करके दे देंगे, फिर कंपाउंड बन जाएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलता है, ठीक है ना। फिर ये बन गया हमारा निकेल कार्बोनिल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। फिर एक वेरी इंटरेस्टिंग कंपाउंड हम लेंगे, कंपाउंड है ये एग्जाम्पल 1 था, फिर एक पेज ले लेते हैं एग्जाम्पल 2, वही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल है जिंक, जिंक का कॉम्प्लेक्स ZnCl4, जिंक का कॉम्प्लेक्स ZnCl4, ठीक है। इधर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिन करते हैं X+4 इंटू -1, क्योंकि क्लोराइड का -1 होता है, हर एक एटम्स का चार्ज मिलके जो पूरा चार्ज है इधर इधर लिखा हुआ है, सो -2, सो X विल बी इक्वल टू +2। सो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है, +2। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10 वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, 3d10 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से लूज हो जाएगा, सो 3d का कॉन्फ़िगरेशन आएगा ऐसे,
1 2 3 4। शो 3d10 कैसे? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। फिर 4s वैकेंट बन गया है क्योंकि इधर से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए हैं, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं कि 4 लिगैंड आते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इधर 4 है, इसलिए 4 वैकेंट ऑर्बिटल का नीड है। इसीलिए 4s के बाद जो है क्या है रे, 4s के बाद जो आता है 3 वैकेंट ऑर्बिटल ये यूज हो जाएगा और हमको मिल जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या मिल जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और एक बार जो हमको sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल गया तो फिर जो 4 क्लोराइड लिगैंड्स है वो आके 4 वैकेंट ऑर्बिटल को अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इधर हम बोल सकते हैं इधर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बनेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल और नेचर डायमैग्नेटिक बनेगा, ठीक है। ओके, ये गया हमारा एक जिंक का कंपाउंड, जिंक का कॉम्प्लेक्स। फिर एक लेते हैं स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के। सो पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिए थे, फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिए, अब हम डिस्कशन करेंगे स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के लिए और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स टेट्रासियानिडो निकेल NiCN4। इसका चार्ज होता है 2 माइनस, ठीक है। ओके फिर अभी हम देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, फिर x इज इक्वल टू +2। सो निकेल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है इस कॉम्प्लेक्स में। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर है, सॉरी एटॉमिक नंबर है 28। सो इसका वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3d8 4s2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है मतलब इसके पास क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ओके, 1 2 3 4, ठीक है। फिर ये है 4s जो वैकेंट है, फिर आता है 4p 1 2। ये है 4s, ये है 4p, ये बन जाता है 3d। इसका कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, ये पेयर है 7, ये भी पेयर है 8, ठीक है। ये है निकेल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इधर निकेल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d8 4s0, ठीक है। इसीलिए 4s वैकेंट है, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि 4 तो हमारा चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल। हम कर सकते हैं क्या, इधर सियानाइड आ रहा है, सियानाइड हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ये पेयर अप कर देगा, ठीक है ना। सो सिंस सियानाइड हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, इसलिए ये पेयर अप कर देगा। तो फिर हम क्या बोलेंगे, हैं ये जो एक इलेक्ट्रॉन इधर है अनपेयर्ड होके, ये आके इस ऑर्बिटल में पेयर हो जाएगा। तो हमको मिलेगा 1 2 3 4। सो इधर पेयर, इधर पेयर, इधर भी पेयर और इधर भी पेयर, बस हमको एक वैकेंट ऑर्बिटल मिल गया। कि हमको मिलेगा इधर से एक ऑर्बिटल, फिर 4s का एक ऑर्बिटल और p का 2 ऑर्बिटल है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन की। ये हाइब्रिडाइजेशन बनेगा dsp2 और हाइब्रिडेशन क्या आएगा, dsp2। और हमको जैसे कि पता है dsp2 आने से स्ट्रक्चर आता है स्क्वायर प्लानर। फिर एक बार जो हमको dsp2 मिल गया, 4 सियानाइड आयन ऐसे आएंगे और खुद का इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल बन रहे हैं इसको डोनेट कर देंगे, ठीक है ना, और स्ट्रक्चर बन जाएगा।
ठीक है। और जैसे कि कोई भी है ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, स्ट्रक्चर तो स्क्वायर प्लानर है, लेकिन इसका नेचर रहेगा डायामैग्नेटिक। क्या रहेगा? डायामैग्नेटिक। ठीक है, ये गया स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल। फिर एक एग्जांपल लेते हैं जिधर हमको लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मिलेगा और डिसएडवांटेजेस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम इधर देखेंगे ये एग्जांपल में। ठीक है, ये है वही स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, लेकिन क्या इसमें एक्सेप्शनल केस आता है, हम देखेंगे। एग्जाम्पल है हमारे लिए CuNH3 होल 4, CuNH3 होल 4 का कॉम्प्लेक्स, कॉपर मेटल का कॉम्प्लेक्स, चार्ज है 2+। अगर इसका चार्ज 2+ है तो हम देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिन करेंगे, X+4 × 0, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगैंड है, इज इक्वल टू 2+, सो सिंपली X इज इक्वल टू +2। तो मतलब कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। इसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि हमको पता है 3d10 4s1। सो अगर हम Cu2+ के लिए लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से एक और 3d10 से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, तो हमको मिलेगा 3d9 4s0, एक वैकेंट ऑर्बिटल हमको मिल गया। ठीक है ना, तो ऐसे हमको मिल गया है करके 4s, तो हम लिख लेंगे ये है 3d, ये है 3d, ये है 4s, ये है 4p। सो 1 2 3 4, सो इधर है 3d9, सो 1 2 1 2 1 2, इधर भी 2 और इधर 1। ठीक है ना, फिर हम कर सकते थे कि एक SS और फिर 3p हम ले लेते और sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके बोलते कि ये ऑक्टाहेड्रल सॉरी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके हम बोल देते कि ये जो कॉपर का कॉम्प्लेक्स है CuNH3 होल 4 2+, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेकिन एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट बोलता है कि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं, ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, इसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा नहीं सकते हैं, इसको आइदर d ऑर्बिटल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, आइदर sp2d और फिर dsp2 होना चाहिए, नहीं तो ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बन नहीं सकता। कैसे हम आगे बढ़ते हैं ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो sp3 हाइब्रिडेशन वाला कॉन्सेप्ट हमारे लिए भूल हो गया है, ये हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमको बोलता है कि CuNH3 होल 4 कॉम्प्लेक्स जो है वो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है। फिर हम कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे दिखाएंगे कि ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स कैसे है और कौन सा डी यूज करता है। ठीक है, फिर हम ये प्लान करेंगे। नेक्स्ट प्लान क्या होगा कि ये सियानाइड हम बोलते हैं कि ये CuNH3 है, अमोनिया, अमोनिया को हम स्ट्रॉन्ग लिगैंड करके दिखाएंगे। फिर हम बोलेंगे कैसे था, ये है डी, ये है 3d 1 2 3 4, फिर आता है 4s, फिर आता है 4p। ठीक है, ये है 3d, ये है 4p। ठीक है ना, फिर 3d में कितना इलेक्ट्रॉन था? 9 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन इधर हम क्या करेंगे, हम इमेजिन करेंगे कि जब अमोनिया लिगैंड जो है वो आता है इधर बॉन्ड करने के लिए आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9th इलेक्ट्रॉन है, इधर जो 9th इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होके इधर से एक्साइट होके किधर चला जाता है, ये 4p को चला जाता है। ठीक है ना, कौन सा?
पहले हमारा क्या इमेजिनेशन रहेगा? हमारा इमेजिनेशन रहेगा कि जो 3D के ऊपर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किधर से किधर तक चला जाता है? ये जो 3D के ऊपर है ये 3D से ये 3D से किधर चला जाएगा? ये 3D से 4p को एक्साइट हो जाएगा। ये इमेजिनेशन है हमारा। तो क्या बनेगा? अगर ऐसा होता तो क्या होगा? ये है 3D, ये है 3D 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वैकेंट बन गया। फिर 4s का एक वैकेंट और फिर 4p का 2 वैकेंट, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन 3D का है इधर चला आया है। तो फिर ये हाइब्रिडाइजेशन बनेगा एक D एक S और 2p, हेंस DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, अभी हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है? स्क्वायर प्लानर। बस हम अभी खुश रह जाएंगे। हाँ, हम अभी एक्सप्लेन कर दिए कि कैसे ये जो कॉम्प्लेक्स कॉपर का है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी हम बोल रहे थे कि 3D से एक इलेक्ट्रॉन पूरा 4p को चला जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होता। ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इतने बड़ा जंप, क्योंकि 3D से 4p इतने बड़ा जंप, इतने एनर्जी गैप है कि ये इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी गेन नहीं कर सकता कि वो 3D से सीधा 4p को चला जाए। ये इम्पॉसिबल है। इतना बड़ा जंप, इतना एनर्जी अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए 3D से एक इलेक्ट्रॉन कभी भी 4p को जंप करके एक्साइट होके नहीं जा पाएगा। इसीलिए हम नेक्स्ट पॉसिबल लेंगे, इसको जो हम बोल रहे थे DsP2 करके हाइब्रिडाइजेशन, ये भी भूल हो गया। खाली इसीलिए कि एक इलेक्ट्रॉन कभी भी 3D से 4p को जंप करना मुश्किल है, जंप करना डिफिकल्ट है, ये हो नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है। तो फिर कैसे दिखाएंगे स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऐसे हम जाते हैं, हम बोलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन जिधर है उधर ही रहने दो इसको। तो ये है 1 2 3 4, सो ये पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है it should remain at that place. It should not be excited because excitation is impossible. Let us keep that electron at its position so that हम क्या करेंगे? 4s 4s वैकेंट बन गया, और जो 4p है इसका 3 ऑर्बिटल है और 4s के बाद 4p के बाद 4d शुरू हो जाते हैं। ये है 4d, ये है 4p, और फिर ये है 4s, और ये है 3d, है ना? हमको पता है। तो फिर हम क्या करते हैं? 3d का ऊपर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इंटैक्ट रहता है, इसका चेंज नहीं होता। फिर हम बोलेंगे कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है? 1s ऑर्बिटल, 2p, मतलब ये और ये sp2। एक p ऑर्बिटल यूज नहीं होता है, एक d ऑर्बिटल यूज होता है। एबनॉर्मल है, ऐसे हम सोच नहीं सकते। फिर भी ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन जो कि पूरा डिफिकल्ट था, पूरा इम्पॉसिबल था, उससे बेहतर है ऐसे लिखना कि एक s मींस 4s, 2p, 4p का 2 ऑर्बिटल और 4d का 1 ऑर्बिटल आएंगे और हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे sp2d। मैं बोला था dsp2 और sp2d। ठीक है, sp2d हाइब्रिडाइजेशन बनता है, और फिर हमको पता है क्या करना है। बीच वाला जो 4p है वो वैकेंट रह जाएगा, वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करता है, इसीलिए ये है sp2d हाइब्रिडेशन, dsp2 नहीं। ठीक है ना? फिर जैसे जो होना था, कॉपर का लिगैंड जो है अमोनिया, अमोनिया आएंगे और अमोनिया अभी क्या करेंगे, इनका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर दे देंगे, 4 अमोनिया ऐसे दे देंगे। ठीक है ना? ये है लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये था हमारे लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसका लिमिटेशंस भी हम देख लिए। एक लिमिटेशंस के बारे में मैं डिस्कशन किया, ऐसे कई सारे लिमिटेशंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हैं। इसीलिए एडवांस्ड वर्जन्स ऑफ complex compound formation was brought into action.
देयर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगैंड फील्ड थ्योरी, ऐसे कुछ थ्योरी आए हैं। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अब खत्म होता है। थैंक यू सो मच, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।